गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अगेन। पार्टनरशिप की रिवीजन चल रही थी हमारे पास, तो आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट, आ जाओ। तो आज मैं दो टर्म्स पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, एक चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। सुना भी होगा लेकिन अब थोड़ा सा समझते हैं उन बातों को अगेन, क्योंकि रिवीजन है तो जरा समझो टर्मिनोलॉजी को। तो मान लो मैं एक दो टर्म डिस्कस कर रहा हूं, एक तो आपके साथ चार्ज और एक टर्म है एप्रोप्रिएशन। राइट, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे प्रोविजंस जो मैंडेटरी हैं आपको बनाने, वेदर यू आर हैविंग प्रॉफिट और लॉस, यानी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने मैंडेटरी होते हैं। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते प्रॉफिट्स होंगे तभी हम उन एक्सपेंसेस को बुक करेंगे। दे आर मैंडेटरीली टू बी बुक्ड, यानी आपको उसको खर्चे के रूप में बुक करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉसेस हो रहे हो। तो चार्ज क्या होता है? कोई भी एक्सपेंसेस हो, प्रोविजंस हो जो मैंडेटरी होते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो चीजें प्रोवाइड करनी जरूरी होती हैं। चार्ज पहले कभी पढ़ा है आप लोगों ने? यस, 11th क्लास याद करो। 11th क्लास में आप एक अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है? तो जो ये ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट होता था, इसमें सारी चीजें जो भी आती हैं वो होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब याद करो वहां पे क्या होता था? नेट प्रॉफिट निकालते थे आप लोग, नेट लॉस भी तो बच सकता था। नेट लॉस होने का मतलब ही क्या है कि एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो रहे हैं कंपैरेटिवली इनकम से। राइट, तो सोचो जरा, अगर वहां पे नेट लॉस निकल के आ रहा है, इसका मतलब वो खर्चे दिखाने दिखाने, चाहे आपके अकॉर्डिंग उसके वहां पे इनकम अवेलेबल है या नहीं है, स्टिल यू हैव टू शो दो एक्सपेंसेस। राइट, तो वो चीजें होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे याद है तुम लोगों ने पढ़ा था सैलरी टू एम्प्लॉइज, वेजेस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, और भी कई सारे एक्सपेंसेस थे। लेकिन अभी जो एक्सपेंसेस मैं पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में क्या बात कर रहा हूं, कई बार पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। राइट, तो हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी वो आइटम्स देख लेते हैं जो रिलेट तो पार्टनर से करती हैं, हमें लगता है शायद वो एप्रोप्रिएशन हो, अभी एप्रोप्रिएशन डिस्कस करते हैं, लेकिन वो भी क्या होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। राइट, यानी मैंडेटरीली वो देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। जैसे आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर क्या हुआ? मान लो पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है आप लोगों को, तो वो सारी चीजें, और उससे आप लोग किराया ले रहे हो या दे रहे हो, तो वो भी चीज कवर अप किस में होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। पार्टनर देख के ये नहीं कि आप लोग एप्रोप्रिएशन की तरफ शिफ्ट कर जाएं। तो ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, इस वजह से ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या कोई ऐसी रेंटल इनकम या रेंटल एक्सपेंस जो आप पार्टनर से ले रहे हो या दे रहे हो, वो भी कवर अप किस में होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब वो किस श्रेणी में चला जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हूं मैं? अब दूसरी टर्म पढ़ते हैं, प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि वेन एवर यू आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स, तभी आप एप्रोप्रिएशन कर सकते हो, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन हो नहीं सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तभी आप लोग एप्रोप्रिएशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? जल्दी बताओ। ओनर्स में। और पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप किसके पास है? पार्टनर्स के पास। तो यहां जो भी बातें डिस्कस होंगी वो सारी की सारी रिलेट करेंगी पार्टनर्स से, यानी पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन उनके नाम अलग अलग, यानी प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी प्रॉफिट होगा तभी वो चीजें पॉसिबल है। तो प्रॉफिट में से ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नामों से अलग अलग जगह भेजा जाता है। राइट, देखते हैं जरा। जैसे मान लो डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा।
तो ये तभी पॉसिबल है जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। ऐसे भी सोचो, कैपिटल पे इंटरेस्ट का तो वैसे भी कोई सिस्टम नहीं बनता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसीलिए पॉसिबल है जस्ट बिकॉज आपके पास एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी बिजनेस की एक अलग एंटिटी है और ओनर की एक अलग एंटिटी, और अकाउंटिंग एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है हमेशा, इसलिए। और चूंकि जब बिजनेस अलग ओनर अलग, तो क्या हो गया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट बनता ही बनता है, राइट। तो अभी समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है, एक एप्रोप्रिएशन, यानी जब प्रॉफिट होगा तभी पॉसिबल है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हो तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी तो करेगी, हाँ या ना। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी करेगी फर्म। और क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे सैलरी, सैलरी टू पार्टनर, और क्या चीजें आ सकती हैं सर, कमीशन टू पार्टनर, सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड। और क्या चीजें आ सकती हैं सर इसके अंदर, रिजर्व्स, या कोई भी पार्ट आप बचाना चाहते हो, जो प्रॉफिट का पार्ट आप बचाओगे तभी ना जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। लॉसेज है उस केस में आप प्रॉफिट्स कैसे मतलब रिजर्व्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें कवर अप होती हैं एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो दोबारा से समझ लो, चार्ज क्या होता है, चार्ज का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस प्रोविजंस जिनका प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेज हो। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि प्रॉफिट होंगे तभी एप्रोप्रिएशंस पॉसिबल है। ये सब एप्रोप्रिएशंस है, ये पॉसिबल तभी है जब आपके पास सफिशिएंट इनकम होगी, सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो एप्रोप्रिएशन पॉसिबल नहीं है। यहां तक की कथा क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चूंकि ये वाला पार्ट, ये जो चार्ज है, हम लोगों ने कवर अप किया था 11th क्लास में। 11th क्लास में बनाते हो ना आप लोग ट्रेडिंग पीएनएल। लेकिन अब क्या करता है, क्वेश्चंस में वो ट्रिक्स देता है, मतलब ट्रिकी पार्ट क्या खेलता है, वो कुछ चीजें चार्ज जो होती हैं वो आपको दे देगा कि सर हम ऐसा ऐसा करना भूल गए, तो अब आप उसको डील करो। और चूंकि अभी आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो आप में सारा का सारा जो पार्ट कवर अप है वो एप्रोप्रिएशन को लेके, लेकिन वो फिर भी एक आधा पॉइंट चार्ज का डाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। बाकी देखते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले इसको समझते हैं कि हम लोग एप्रोप्रिएशन कैसे करने वाले हैं, राइट। तो जब कभी भी एप्रोप्रिएशन करोगे आप लोग पार्टनर्स के बीच में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस करोगे, तो उसका एक प्रॉपरली डेडिकेटेड अकाउंट है, समझ गए। जैसे चार्ज के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट है ना, जहां आप लोग अपने खर्चे बुक करते थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे आप लोग, एक्सपेंसेस दिखाते थे, इनकम दिखाते थे, यानी डेडिकेटेड अकाउंट थे उसके। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली एप्रोप्रिएशन के लिए भी एक डेडिकेटेड अकाउंट है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी उसके फॉर्मेट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। यानी सीधी सीधी बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है ये, और कुछ नहीं है, राइट। जरा देखो कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लीजिए साहब, ये पहले आप लोगों ने देख रखा है, हम स्टिल उसकी चर्चा करते हैं। फिर से देखिए, सबसे पहले क्या होता था, आप जब ट्रेडिंग बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था उसमें, वो या ग्रॉस लॉस निकलता था, उसको रिजल्ट कहां शिफ्ट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिजल्ट क्या आता था, आइदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो आप उसको भी कहां शिफ्ट कर देते थे, बैलेंस शीट में। लेकिन मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट रिजल्टेंट आपका बचेगा या नेट लॉस जो भी रिजल्टेंट आपका बचेगा, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो आप शिफ्ट ओवर कर दोगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो नेट प्रॉफिट था आपका, जो बचा था कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे यहां शिफ्ट कर दोगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी प्रकार से अगर लॉस हो रखा है पीएनएल अकाउंट में, तो उसको भी कहां शिफ्ट कर दो आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर लॉस कैसे आ सकता है इसके अंदर, ये तो एप्रोप्रिएशन है। बेटा लॉस भी पॉसिबल है, बट अभी मैं इस बात पे नहीं आ रहा, इस बात को हम अभी के लिए अपने पास से दूर रखेंगे। अभी आप मान के चलेंगे इसका कोई रूल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि लॉस आए, लेकिन साहब अभी आप इस बात को अपने से दूर रखेंगे क्योंकि ना तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस कवर अप है, ना सीबीएसई वाला इस रेंज में गया है कभी। तो चूंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो अभी मैं इस पे डिस्कस नहीं करने वाला हाउ लॉस इज पॉसिबल कि हम लोग
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाएं। अभी आप इस बात को दूर रखोगे, बाकी यहां लॉस भी पॉसिबल है, राइट। तो अभी आप मान के चलो अप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपके पास है। अब जो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस, राइट। और एक्सपेंसेस कहां आते हैं, एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो भी पार्टनर्स के बीच में तय बातें हैं, जैसे क्या क्या तुम लोगों ने डीड में लिखवाया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को। लेट सपोज हमारे दो पार्टनर है ए और बी, तो आपको इंटरेस्ट दो। आपने उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो बिल्कुल साहब यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कीजिए। भैया चार्ज क्यों करेंगे, अरे भाई ये बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम होगी ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है पार्टनर्स को, इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस लेता है पार्टनर्स से, राइट। तो मान लो ए और बी की ड्राइंग्स थी, वो आप लोगों ने चार्ज कर ली। और क्या क्या आ सकता है सर, सैलरी दोगे पार्टनर को, तो क्या चीज है, ये भी अप्रोप्रिएशन है। और क्या तय हुआ, मान लो यू हैव डिसाइडेड टू पे कमीशन टू पार्टनर्स, तो कमीशन भी क्या है, एक अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। और भी कई चीजें, बाकी टू आप लोगों ने सोचा कि हम कुछ बचा लेते हैं, तो जो भी आप बचा रहे हो दैट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। इसके बाद जो बच जाता है आपके पास, जब सारी अप्रोप्रिएशन हो जाती हैं, जो भी आप लोगों ने डीड में डिसाइड अप किया, वो सब अप्रोप्रिएशन जब ओवर अप हो जाती हैं, तो आप लोग क्या करते हो आप लोग क्या करते हो, जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचते हैं, जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचते हैं, उनको बांट देते हो पार्टनर्स में, उनको बांट देते हो पार्टनर्स में, ए और बी, रेशो जो भी गिवन हो रखी होगी इनकी ओल्ड रेशो, वो उसमें आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। भैया ऐसे ही अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए और यहां पे क्या बच जाएगा, बाय नेट लॉस। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर होती, अप्रोप्रिएशन ज्यादा होती, तो यहां क्या बचता, नेट लॉस। अब मजे की बात यह है कि ये बात टोटली 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 ये बात पॉसिबल ही नहीं है। सोचो क्यों, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, बिकॉज ये है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी अप्रोप्रिएशन कैन ओनली बी मेड इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी फर्म के पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं देन ओनली अप्रोप्रिएशन हो सकती है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो साहब यहां तुम लोगों के पास लेट सपोज प्रॉफिट है 100 और तुम्हारे पास अप्रोप्रिएशन बनी मान लो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए तो तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा, मान लो 60 रुपीज, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस उठाओ जिसमें मैं बोलूं क्या कि मेरे प्रॉफिट है 100 और मेरे पास एप्रोप्रिएशन हो गई लेट सपोज 50 की 80 की, ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो 100 से ज्यादा तो कभी डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, राइट और रॉन्ग। 100 से ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। भैया अगर सर ऐसा हो गया तो फिर हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी आगे देखेंगे। अभी हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं ना, तो वहां पे देखेंगे कि कभी हमारे पास प्रॉफिट शॉर्टेज हो जाए तो हम लोग उसको कैसे डील करते हैं, हम किसी ना किसी टॉपिक के अंदर उसको करा देंगे, टेंशन मत लो। यहां तक क्लियर है? तो ये समझ आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद जो भी डिसाइडेड बातें हैं पार्टनर्स के बीच में, जो एग्रीड बातें हैं, वो आपको गिवन होंगी, आप अकॉर्डिंगली उसको भरें, फिलअप करें और अकॉर्डिंगली आगे मूव करें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट लॉस पॉसिबल है क्या, पीएनएल से शिफ्ट हो सकता है, यस, लेकिन मैंने कहा अभी इस बात को इग्नोर करो आप। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं बच सकता, बिकॉज इट इज टोटली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और लॉस तभी पॉसिबल है जब आप एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबल। अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो आपने तो उसे चार्ज में बदल दिया, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाई क्यों लो, चार्ज में दिखा देते ऊपर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां तक ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा ये है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको मैं प्यार से आईओसी बोलता रहूंगा, ठीक है, बार बार।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा, फिर से समझो, फर्म है और इसको चला कौन रहे हैं, पार्टनर्स। बचपन में कंसेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट था ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था, तो वो क्या बोलता था कि बिजनेस अलग है ओनर से और अकाउंटिंग होती है हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर जब तुमने पार्टनर्स को एक तरीके से बाहर वाला ट्रीट कर दिया, तो पार्टनर अगर कोई भी फर्म को पैसा दे रहा है, जिसे आप किस नाम से बोलते हो, कैपिटल, तो उस पे क्या वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा या नहीं करेगा, खुद सोचो। क्योंकि जब बाहर वाला है तो कंसेप्चुअली तो बना इंटरेस्ट उसका। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, दे आर कंसेप्चुअली रिलेटेड, यानी ये कंसेप्ट की वजह से ही बर्थ हुआ है इनका, राइट। क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, और अकाउंटिंग हमेशा चल रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो बात है आईओसी पे। तो आईओसी क्या होगा, फर्म पे करेगी पार्टनर को बिकॉज उसने फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपको ये बात तो पता है कि पार्टनर सारी की पार्टनरशिप गवर्न होती है सारी की सारी एग्रीमेंट से, जो आप पार्टनरशिप डीड में लिखवाते हो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप तब प्रोवाइड करोगे जब आपको उसमें डीड में दे रखा है। आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि जब डीड नहीं होती हमारे पास तो हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस जो होंगे वो हमेशा इक्वली बांटे जाएंगे। दूसरा, अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट देना ही देना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, राइट। तो ये दो बातों के अलावा कुछ भी हो जाए आपको कोई काम नहीं करना और कोई भी चीज पार्टनर को नहीं देनी अगर वो डीड में प्रोवाइड नहीं है। तो सबसे पहले बात की शुरुआत इसी से करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहला केस लेते हैं हम, कुछ बातें डिस्कस करते हैं। पहली बात, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, किसके रिगार्डिंग, आईओसी। आईओसी के रिगार्डिंग कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी डीड कुछ भी साइलेंट है बिल्कुल इस बारे में। तो सीधी सीधी बात है, इस केस में क्या होगा जल्दी बताओ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आईओसी दिया ही नहीं जाएगा। यहां तक समझ आता है? वाई? बिकॉज डीड में नहीं है। अच्छा भैया दूसरी बात बताओ। दूसरा केस लेते हैं, बी या सेकंड, चलो। व्हेन देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स फॉर आईओसी, यानी आईओसी के बारे में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, क्वेश्चन कह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप इंटरेस्ट दोगे? यस, सीधी सीधी बात है, अगर पार्टनर्स ने एग्री करा हुआ है तो आईओसी की अकाउंटिंग प्रॉपरली होगी। अब ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ बातें जनरेट करते हैं। लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड बोल रही है, हमें देना भी है, लेकिन फर्म को उस साल लॉस हो रखा है, लॉस हो रखा है। तो जल्दी बताओ आईओसी दोगे या नहीं दोगे? सिंपल सी बात, नहीं देंगे। कारण दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना। आईओसी किस में था? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कब होता है? जब प्रॉफिट्स होंगे। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि आप इंटरेस्ट दोगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आईओसी देंगे ही नहीं हम लोग। यहां तक कथा क्लियर है? मुद्दा दूसरा उठाते हैं। लेट सपोज बी, प्रॉफिट्स हुए ज्यादा हैं या बराबर हैं, प्रॉफिट ज्यादा हैं या बराबर हैं आईओसी के। समझ आए? यानी प्रॉफिट है मान लो 10,000, आईओसी भी है 10,000 या आईओसी है 8,000। पॉइंट समझ आया? तो क्या इस केस में आप फुल आईओसी दे सकते हो? हाँ, जब प्रॉफिट हमारे पास 10,000 अवेलेबल है और डिस्ट्रीब्यूशन भी आइदर 10,000 है या उससे कम है, तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में भी क्या करोगे आप लोग? प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूरा का पूरा आईओसी पे अप कर दोगे। राइट है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, सी पढ़ाओ।
अगर प्रॉफिट कम है आईओसी से, ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं हालांकि आईओसी पे नहीं है, ये हर एप्रोप्रिएशन पे एप्लीकेबल होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये हर एप्रोप्रिएशन पे एप्लीकेबल होती है। आपको पढ़ाई सिर्फ आईओसी के कंटेक्स्ट में जा रही है, एक्चुअली ये हर एप्रोप्रिएशन पे एप्लीकेबल होगी, राइट। अभी देखते हैं मेरी इस बात का मतलब क्या है। अभी आप सिंपल सी बात समझो, अगर प्रॉफिट कम है आईओसी से, लेट सपोज प्रॉफिट है 10,000 लेकिन आईओसी है 15,000, अब इस केस में आप क्या करोगे जल्दी बताओ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया। प्रॉफिट हुए हैं 10,000, अब हमें प्रॉब्लम हो गई कि भैया बांटना है 15,000। अब ना तो ये लॉस हुआ, चलो लॉस ही होता तो मना कर देते, प्रॉफिट है तो सही लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है? सिंपल सिंपल मैथ्स है, सिंपल। इसको अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इस केस में आप क्या करोगे, सीधी सीधी बात, प्रोवाइड, या ऐसे ना लिख के इसको सिंपल क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट, ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। उस केस में क्या करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट को बांट दो किस रूप में, आईओसी के रूप में, लेकिन इन द रेशो, ओ ये क्या पॉइंट हुआ, रेशो क्या लेनी है अभी बताता हूं, रेशो ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशो ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया ये क्या पॉइंट बना, ये भी डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम इसके ऊपर, राइट। चलो पहले यहां तक बात क्लियर। तो दूसरा केस क्या लिया हमने, जब एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स फॉर आईओसी, यानी आईओसी के बारे में डीड में लिखा हुआ है, लेकिन उस साल लॉस हुआ, लॉस हुआ तो भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते बिकॉज इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सेकंड, प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है आईओसी के, तो सिंपल सी बात है, पूरा पूरा पैसा हमारे पास है, पूरे प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट्स हमारे पास है, एनफ है, हम पूरा का पूरा आईओसी दे सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉफिट शॉर्ट पड़ गया आईओसी से, तो व्हाट वी हैव टू डू इज उस प्रॉफिट को बांट देना, प्रॉफिट को ही बांट देना, कैसे, एज आईओसी, लेकिन जो रेशो लोगे वो एक्चुअल आईओसी की लेनी पड़ेगी। अब इस बात से क्या मतलब है उसको अभी देखते हैं हम लोग, यहां तक समझ आया? ठीक है जी। अभी एक केस और उठाते हैं, मुद्दा नंबर तीसरा। सर ये तीसरा मुद्दा क्या हो सकता है, अगर डीड में लिखवाया, इफ डीड, डीड बोलो या एग्रीमेंट बोलो, राइट, इफ देयर इज एग्रीमेंट among partners for IOC, IOC के लिए डीड में लिखा हुआ है, बट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तभी, यानी कि उसने बोला कि आईओसी दो लेकिन चार्ज के रूप में दो, चार्ज के रूप में मतलब मैंडेटरी दो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अभी पढ़ा था ना हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो डीड में ये लिखवाया उन लोगों ने कि साहब आईओसी तुम्हें देनी ही पड़ेगी पार्टनर्स को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉस हो रहे हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल, अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड कितना, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल whether there is profit or loss है? हाँ, क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, अगर साफ साफ आप लिखवा रहे हो कि आईओसी देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। आंसर इज यस। क्यों देना पड़ेगा, रीजन समझ आया? हाँ या ना? क्योंकि आपने लिखवा दिया चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यू हैव टू प्रोवाइड दिस एक्सपेंस इन योर बुक्स वेदर यू आर हैविंग प्रॉफिट और लॉसेस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो फटाफट एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। अगर एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट,
तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीमेंट तो है आईओसी को लेके, लेकिन उस साल हमें क्या हुआ, लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। प्रॉफिट या लॉ आईओसी ज्यादा है या बराबर है आईओसी से, तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट दोगे। और अगर प्रॉफिट शॉर्ट पड़ गए तो आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को ही बांट दोगे एज आईओसी इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल आईओसी। प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईओसी इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल आईओसी। मैं यहां तक क्लियर हूं। उसके बाद हमने एक तीसरा केस पढ़ा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इफ देयर इज एग्रीमेंट हो रखा है आईओसी का, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि उसे चार्ज की तरह ट्रीट करो। तो चार्ज तो साहब सिंपल सी बात, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यू हैव टू प्रोवाइड दैट एक्सपेंस इन योर बुक्स। बोलो जी, मैं यहां तक समझ आता हूं? बोलो, यहां तक क्लियर है आईओसी का कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। अब ये जो पॉइंट था हमारा, कौन सा वाला, ये वाला, इसको स्टार मार्क करो। इससे वो क्वेश्चन डाल सकता है, क्योंकि ये बात तो चलो आपको समझ आती है, लेकिन इसमें बच्चा कई बार ट्रिकी पार्ट में फंस जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल लेके एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले अभी के लिए समझो, अभी ये बात क्लियर हो गई या नहीं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। जब कभी भी प्रॉफिट शॉर्ट पड़ेंगे आईओसी से, तो हम क्या करेंगे, उन प्रॉफिट्स को ही बांट देंगे एज आईओसी इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल आईओसी, इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल आईओसी, इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल आईओसी, राइट। अब इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं अपन लोग। रेडी? बहुत बढ़िया, आओ जी। क्या एग्जाम्पल लें, सुनो। लेट सपोज एग्जाम्पल, ए बी सी पार्टनर है और ये मान लो इक्वल पार्टनर है। यहां तक सही है? हमारे नेट प्रॉफिट उस साल के हैं, लेट सपोज 90,000। कितने? 90,000। और कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल रख लेते हैं ए की, मान लो 3 लाख, बी की रख लेते हैं मान लो 2 लाख, और सी की रख लेते हैं मान लो 1 लाख। यहां तक सही है? बोलो जी, कथा क्लियर? अब क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि हमारे पास आईओसी, डीड में लिखा हुआ है आईओसी 2, आईओसी देना है एट द रेट ऑफ 10%, या चलो इसको बढ़ा देते हैं 20% पर एनम। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, जब आप, अब चूंकि एप्रोप्रिएशन है ना इसमें, आईओसी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, यू हैव टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, इसमें ध्यान से देखना जरा बातों को। सबसे पहले क्या लिखते हो आप लोग, यहां क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा। कितना है इस बार? 90,000। कोई एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स की पार्टनर्स में किसी और नाम से, हाँ आईओसी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो तुम लोगों ने क्या किया, यहां आईओसी दोगे। आईओसी कितना दोगे, ए को, बी को और सी को। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां हम यहां एक नोट बना के देखते हैं, ध्यान से देखना जरा। ए की, बी की, सी की कैपिटल कितनी है, आईओसी कितना बना ए का, ध्यान से देखो 3 लाख का 20%, बी का कितना बना 2 लाख का 20%, सी का कितना बना 1 लाख का 20%। तो ये कितना हो गया 60,000, ये कितना हो गया 40,000, ये कितना हो गया 20,000। यहां तक समझ आता सबको? अगर टोटल इंटरेस्ट देखोगे तो कितना बना 60,000, 40,000, 1 लाख और 1,20,000। ओहो, आईओसी कितना देना है 1,20,000, बट प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास 90,000। बताओ साहब, आप उसी केस में आ गए, प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अभी यही पढ़ा था आप लोगों ने, अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में क्या करना है,
प्रॉफिट को ही बांट देना एज आईओसी, यानी प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो आईओसी। क्या मैं प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एज आईओसी? प्रॉफिट को ही बांट दो आईओसी। क्या मैंने प्रॉफिट ही बांट दिए एज आईओसी? यस, लेकिन इन द रेशो ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेशो कौन सी देखनी है? एक्चुअल आईओसी की जो थी। तो बड़ी सिंपल सी बात, एक्चुअल आईओसी ये था, रेशो क्या निकली? 3:2:1। 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 90,000 का 3/6 इसका पार्ट है, 90,000 का 2/6 इसका पार्ट है, 90,000 का 1/6 इसका पार्ट है। तो ये कितना हो गया? 15,000, 30,000, 45,000। समझ आया? तो ये बातें हो सकती हैं जो आपसे चर्चा करे पेपर में, ऐसे ट्रिक्स आप लोगों को डाल के दे। तो ध्यान रखना, जब कभी भी प्रॉफिट्स, जब कभी भी प्रॉफिट्स कम हो आईओसी से, प्रॉफिट्स कम है ना, प्रॉफिट 90,000 थे, आईओसी आपका 120 था, तो आप हमेशा क्या करोगे? प्रॉफिट ही बांट दोगे आईओसी के रूप में, लेकिन जो रेशो लोगे वो एक्चुअल आईओसी की लोगे। बात समझ आ गई यहां तक या नहीं? पक्का? वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अब बड़ी सिंपल सी बात, सैलरी और कमीशन का मतलब फिर से वही, क्या ये भी एप्रोप्रिएशन है? इसका मतलब डीड में होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी सिंपल सी बात, अगर इधर भी मैं बनाना चाहूं और आप लिखो इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड है ही नहीं, यानी एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या करोगे? नो सैलरी और कमीशन टू बी गिवन। यहां तक समझ आता है? कोई भी सैलरी और कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर डीड में आप लोगों ने लिखवा दिया, यानी देयर इज, इसको हम ए बी सी ले लें, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इफ देयर इज एग्रीमेंट फॉर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, यानी एग्रीमेंट है हमारा, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या करोगे? आप पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दे दोगे, यानी सैलरी और कमीशन टू बी प्रोवाइडेड। बोलो जी, यहां तक समझ आता है? यानी डीड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है नहीं देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, और सैलरी और कमीशन अगर डीड में लिखवा रखा है तो देंगे। और सिमिलरली वही बात, अगर आपने लिखवा दिया कि सैलरी और कमीशन देनी है वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, यानी यू हैव टू ट्रीट इट एज चार्ज, तो उस केस में क्या होगा? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पूरा का पूरा वो सैलरी कमीशन जो भी है वो कंप्लीटली देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यानी वो सेम चीज हर एप्रोप्रिएशन पे एप्लीकेबल है। कहानी क्लियर हो गई? यानी वो भी चार्ज की तरह आप लोग डीड के अंदर लिखवा सकते हो। यहां तक क्लियर? अब मुद्दा, सैलरी तो चलो जैसे तैसे दो गई, आप जो दे रखा होगा भाई 30,000 की सैलरी है, 40,000 की सैलरी, अकॉर्डिंगली पे अप कर दो। हम बात करते हैं कमीशन टू पार्टनर की। कमीशन टू पार्टनर क्या है? इसके कुछ केसेस बनते हैं। कमीशन टू पार्टनर क्या है? इसके कुछ केसेस बनते हैं। जैसे कमीशन हमेशा दी किस पे जाती है? नेट प्रॉफिट पे। कमीशन टू पार्टनर विल ऑलवेज बी गिवन ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो हमें चाहिए होंगे, लेकिन कमीशन निकालने के दो केसेस बनते हैं। अब वो दो केसेस क्या है लॉजिकली, तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे इसको, क्योंकि कहा ना ये रिवीजन पर्पस की है। तो केसेस हमारे पास दो हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। तो पहला केस बना इफ कमीशन टू पार्टनर
is before charging such commission, before charging such commission। और दूसरा केस क्या बना, बी, if commission is after charging such commission। तो सिंपल सी बात है, एक क्या है बिफोर चार्जिंग और एक क्या है आफ्टर चार्जिंग। ठीक, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो भी आप यही मानोगे कि बिफोर चार्जिंग है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप बाय डिफॉल्ट यही मानोगे, तो आप क्या करोगे, बिफोर चार्जिंग का ही केस लेके चलोगे। तो इसमें कैसे कंप्यूट होती है हमारे पास इस केस में, तो जो भी आपकी नेट प्रॉफिट होगा जिस पे आप कमीशन दे रहे हो, इनटू रेट अपॉन 100, जिस भी रेट पे आप दे रहे होगे वो लग जाएगा। पॉइंट समझ आया। और इस केस में क्या होता है कि जब भी कमीशन निकालोगे वो किस पे निकालोगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस उसमें रेट और जोड़ दोगे आप लोग। यानी अगर 10% है तो 10 अपॉन 100 प्लस 10, 110, 20 अपॉन 120, 30 अपॉन 130, 5 अपॉन 105। और इसमें सिंपल R अपॉन 100, यानी सिंपल अगर 10% है तो 10%, 20% है तो 20/100, 30% है तो 30/100। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आफ्टर चार्जिंग का केस है तो आप क्या करोगे, उसमें रेट और एड ऑन कर दोगे। कहानी क्लियर। और बिफोर चार्जिंग में वो रेट ऐड नहीं होता, वो फ्लैट सीधा सीधा जितना दे रखा होता है उस पर निकलता है। अब ये बातें क्या बोलती हैं कुछ, यस, लेकिन अभी रिवीजन पर्पस है तो सिंपल सिंपल सी बातें, आप बस अपने केसेस ध्यान रखिए, इनको कैसे कैसे पेपर में एग्जाम में आप लोगों को अप्लाई करना है। राइट, यहां तक क्लियर है कहानी? बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल लें। हाँ हाँ सर ले लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज ए नेट प्रॉफिट है फर्म के 10,000। लेट सपोज फर्म के प्रॉफिट कितने, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 10,000, और ए को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट का, और कुछ नहीं कह रहा। तो सीधी सीधी बात है, कमीशन कैसे निकलेगी, 10,000 का 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,000। ये आपकी निकल के आ जाएगी कमीशन। राइट, जो आप किसको दे दोगे, ए को। इसी प्रकार से आफ्टर चार्जिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो नेट प्रॉफिट है कितना, 11,000। नेट प्रॉफिट हाउ मच, 11,000, और ए को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप इसमें कमीशन कैसे निकालोगे, ये की सीधी सीधी बात, प्रॉफिट कितने 11,000, 11,000 इंटू 10 अपॉन 110 इज इक्वल टू कितना हो गया 1,000। ये सबको समझ आ गया, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी कमीशन। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये होता है बिफोर चार्जिंग और ये है आफ्टर चार्जिंग का केस। होपफुली मैं यहां तक क्लियर हूं। तो फिर से एक बार देख लो, सैलरी और कमीशन अगर डीड में है आपके तो आप अकॉर्डिंगली दोगे, अगर डीड में नहीं है तो आप नहीं दोगे, और डीड में अगर दे रखा है तो अकॉर्डिंगली आप लोग मूव ऑन करोगे। कमीशन क्या आपने पढ़े, सैलरी तो फ्लैट अमाउंट होती है, कमीशन क्या होती है, दैट यू हैव टू कंप्यूट ऑन नेट प्रॉफिट। तो उसमें दो केस बनते हैं, या तो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग में हो तो सिंपल सी बात है, जैसे करते हैं 10% जैसे निकालते हैं वैसे ही करना, और अगर आफ्टर चार्जिंग में हो तो यू हैव टू ऐड रेट इन डिनोमिनेट ऑल्सो। कहानी यहाँ तक क्लियर? तो ये थी हमारी कमीशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर का किस्सा। यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ भाई फिर से बताओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या था, चार्ज था या नहीं था? यस, लिखवाया था ना, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा ट्रीट किया है चार्ज में,
और ये कैसे भी पता चलता है खुद सोचो, जब डीड नहीं थी, यानी एग्रीमेंट नहीं था आपके बीच में, तो भी याद करो वहां दो बातों में एक बात ये शामिल थी कि जब कभी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है, राइट है रॉन्ग है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म ने लोन दिया हो पार्टनर को। भाई जब पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है तो फर्म भी तो पार्टनर को लोन दे सकती है। देखो इसमें दो केस उठाते हैं हम लोग। चलो केस नंबर पहला, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, ठीक। और दूसरा किस्सा उठाते हैं, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। यहां तक समझ आया? तो पहला किस्सा, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को और पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। याद करो जब डीड नहीं थी तो हमने क्या चीज बताई थी, जब कभी भी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बिल्कुल मैंडेटरी है। यानी इस केस में आपको अगर डीड है, इफ देयर इज डीड, अगर डीड है तो सीधी सीधी बात है, कंप्यूट इंटरेस्ट एज पर डीड, यानी डीड के अकॉर्डिंग क्या करो, काम करो। लेकिन अगर डीड नहीं है, इफ देयर इज नो डीड, इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड नहीं है तो उस केस में क्या करोगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आपको मैंडेटरी है देना। यहां तक समझ आता हूं? यही पढ़ा था ना आप लोगों ने जब डीड नहीं होती। तो भाई अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो अकॉर्डिंगली मूव करो, अगर डीड है तो अकॉर्डिंगली वो रेट पे इंटरेस्ट दे दो, और अगर नहीं है तो क्या करो, 6% पर एनम तो देना पड़ेगा। लेकिन अब केस लेते हैं जब कभी भी फर्म ने लोन दिया पार्टनर को। किसने लोन दिया? फर्म ने लोन दिया पार्टनर को। तो इस केस में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? फिर से वही बात, अगर एग्रीमेंट है, यानी इफ देयर इज डीड, यानी डीड है, अगर डीड है तो इंटरेस्ट दो अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। बोलो जी, यहां तक समझ आया? लेकिन अगर डीड नहीं है, इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड नहीं है तो साहब इस केस में नो इंटरेस्ट shall be provided। बात समझ आती है? हैं सर ये क्या हो गया? हाँ, ये ध्यान से समझो। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो उस पे तो सीधी सीधी बात, अगर डीड है तो अकॉर्डिंगली आप पे करो, और डीड नहीं है तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, मैंडेटरी है। लेकिन अगर पार्टनर, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है फर्म के लिए। पॉइंट समझ आया? यानी अगर एग्रीमेंट में लिखवा लिया फिर तो ठीक, और अगर नहीं लिखवा पाए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लॉ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है। जो रेमेडी दे रखी है वो सिर्फ तभी दे रखी है अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, राइट। अब हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि ऐसा केस क्यों डिस्कस हुआ, आप फिर से समझिए, रिवीजन पर्पस है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे चीजों के अंदर। तो आराम से चीजों को समझ लो कि आपके पास ये दो मुद्दे बने। तो शॉर्ट कई बार एमसीक्यू पूछ लेता है या एमसीक्यू दे देगा, वो कहेगा पार्टनर ने, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को,
बताओ कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो बच्चे उतावले हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ 6%, 6%। ध्यान से देखना, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तब 6% है अगर डीड साइलेंट है, और अगर फर्म ने लोन दिया पार्टनर को और आपने कोई बात डिसाइड नहीं की तो साहब कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। बोलो जी, मैं यहां तक समझ आता हूं? कथा क्लियर है यहां तक की? बहुत बढ़िया। तो ये था मुद्दा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को लेके, राइट? यहां तक क्लियर? चलो, तो आज हम यहीं तक कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे आपके लिए रिमेनिंग टॉपिक्स। फटाफट फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर आज क्या करोगे, दोबारा से फटाफट जाओ, बुक्स खोलो, कंसेप्ट सामने है, इनको रिवाइज करो और वहां से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। और अगर लग रहा है कि हमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को कराना है या आप चाहते हो मैं कोई क्वेश्चन करूं, तो कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल वहां जाके मैसेज छोड़ेंगे, सर ऐसी ऐसा ये क्वेश्चन करा दो या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, राइट? यहां तक सही है? तो आज के लिए हम इतना ही कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करो।